आज परिनिर्वाण दिवस है अम्बेडकर जी का, तो उनको याद करते हुए हम अपनी कुछ बातें रखेंगे। और विषय जो गगन जी ने चुना था कि राष्ट्र निर्माण में अम्बेडकर जी की भूमिका क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्र तो अभी बनने की पता नहीं बन भी पाएगा कि नहीं बन पाएगा, लेकिन जितना भी बना है वह अम्बेडकर जी के ही कारणों से ही बना है। जो भी है, चाहे वह दलितों, वंचितों, पिछड़ों, आदिवासियों या फिर आधी आबादी कही जाने वाली जो स्त्रियों को उन्होंने हक अधिकार दिलाए, उनकी वकालत की, वह उन्हीं, मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी भूमिका थी इन सारी चीज़ों में, जो मैं समझती हूँ। और मैं अपनी कुछ जो बिंदु है, मैं जो अम्बेडकर जी ने लिखा या फिर उनके लिए किया है आदि आबादी के लिए, मैं उस पर ही अपनी कुछ बातें रखूंगी। वंदना ने बहुत सारी बातें रख दी हैं पहले, मैं कुछ जो उन्होंने छोड़ दी हैं मैं उन पर थोड़ा कुछ बात करूंगी। जैसे कि यह सबको पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर शुरू से ही स्त्री शिक्षा को और उनकी समानता को, हक अधिकार को, वह उनकी वकालत करते थे। और वह यह भी चाहते थे कि स्त्रियां जो है वह उन्नति करें और उनकी उन्नति या प्रगति जो है वह सही दिशा में हो। इसलिए वह उनका यह उद्देश्य भी था। और यह जो इनकी जो विचारधारा है वह प्रखर रूप से इसलिए भी सामने आई क्योंकि उन्होंने अपने आदर्श को भी कुछ बहुत ही अच्छे से चुना था, चाहे वह बुद्ध हो या फिर पेरियार हो या फिर कबीर हो या फिर फुले हो, इन सारे लोगों को चुना। और फिर मैं यह समझती हूँ कि जो उनकी यात्राएं रही जीवन की, वह चाहे इंग्लैंड हो चाहे अमेरिका हो, या इन यात्राओं ने भी उनके इन विचारों को और प्रखर बनाने में सहयोग देती है। वो वंदना ने भी इसको स्वीकारा है और मैं भी स्वीकारती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक क्या बोलते हैं, अपने सहकारी जाधव पोप आइकर को उन्होंने एक पत्र लिखा था जिसमें वंदना ने जो कोट किया उसका वो मैं समझती हूँ कि वह सही बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है कि भारतीय समाज में या फिर किसी भी समाज में, जो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में हर माँ बाप अथॉरिटीज रखता है अपने बच्चे के ऊपर। अभी हम ये दुनिया जो है वो उससे क्रॉस नहीं हो पाई कि वो अथॉरिटीज को लेकर ना चल पाई हो, अभी भी चलती है। तो जब अथॉरिटीज हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप जो है वह अपने बच्चों को सिर्फ यही नहीं सिखाता है कि जन्म ही नहीं दे देता है, या फिर मैंने कि कुछ लोग कहते हैं कि कर्म ही नहीं देते। मुझे लगता है कि वह यह भी सिखाता है कि जैसे पुरुष मानसिकता जिस तरीके से स्त्रियों का जो बलात्कार होता है या जो फिर रेप होता है, वह कहीं ना कहीं वह जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है वह हमारे पेरेंट्स या फिर चली आ रही जो परंपरा है वह उसी को फॉलो करती हुई दिखाई देती है। हम अपनी बेटी को तो यह समझा देते हैं कि ऐसे जाना, सीधे जाना, किसी से बात मत करना और कुछ किसी से जबान मत लड़ाना, लेकिन अपने बेटे को कभी नहीं सिखाते हैं कि एक लड़की से हम कैसे व्यवहार करें, हम उससे कैसे अपने बराबर समझें, हम कैसे उसे देवी और इन सब चीजों का तो मसला ही नहीं है भाई, इंसान ही समझ लो। मेरा तो मसला ये है कि आप सिर्फ इंसान समझिए, और हम इंसान ही होने के चलते बस जिंदा रहने चाहते हैं, हम इंसान रहना चाहते हैं बस, और कुछ नहीं करना चाहते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो उनकी जो भूमिका थी वह थी। और डॉक्टर अम्बेडकर जो शिक्षा का जो रूप था, जो शिक्षा स्त्री शिक्षा को जो प्रारंभ करते, तो मुझे लगता है कि वह अपनी पत्नी से ही प्रारंभ करते हैं। उन्होंने रमाबाई को बहुत ही प्रोत्साहित करके पढ़ाने और सिखाने के लिए प्रेरित किया था। और जब वह विदेश में थे तो वह उनको पत्र भी लिखा करती थी, वो उनको प्रोत्साहित करके इतना काबिल बना दिए थे। और मैं दूसरी बात यह कहना चाहूँगी कि बाबा साहेब अम्बेडकर को मैं जो उनका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी उस दिन, जो क्योंकि एक लड़की यहाँ पर इस समय आकर के आप लोगों के सामने अपनी सहमति असहमति या फिर जो भी बातें हैं रख पा रही है, मुझे लगता है यह बाबा साहब की ही देन है। वरना जो महाराज मनु जी थे वह तो पूरा इंतजाम करके ही चले गए थे, उससे तो कुछ बचा ही नहीं था। तो जो वांग्मय में उनका वो लिखा हुआ है कि 25 दिसंबर को उन्होंने जो मनुस्मृति को, जो मैं समझती हूँ कि अविस्मरणीय, भारतीय इतिहास में वह अविस्मरणीय दिन था कि उन्होंने सार्वजनिक जलाया था। और वह जो अन्याय और शोषण पर ही मनुस्मृति जो आधारित थी उसको जब जलाया, तो मैं समझती हूँ कि उनके साथ साथ स्त्री और जो क्या बोलते शूद्रों की जो सदियों से मूक थे, उनकी जो बेड़ियां थी वो
टूटने लगी थी। मुझे पहली बार मुझे लगता है कि वहां से वह शुरुआत होती है उनकी सबसे क्रांतिकारी वाली। फिर उन्होंने जो क्या बोलते हैं 12 अक्टूबर 1929 को पुणे में एक पार्वती मंदिर है जिसमें दलित स्त्रियों को लेकर के प्रवेश कराने को लेकर के वो एक आंदोलन चलाते हैं, जिसमें नानाबाई कांबले सहित बहुत सारी हजारों संख्या में स्त्रियां जो है वो भाग लेती हैं और वह आंदोलन सफल होता है। और बाबा साहेब जो है वो समाज में पुरुष और स्त्री के समान सहभागिता को लेकर के पक्षधर थे और वह कहते भी हैं कि मैं समाज की उन्नति का अनुमान इस बात से लगाता हूँ कि उस समाज में महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है। नारी की उन्नति के बिना समाज एवं राष्ट्र की उन्नति असंभव है। इसके साथ साथ परिवार और एवं समाज निर्माण में स्त्री की अहम भूमिका को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा था कि नारी शिक्षा पुरुष शिक्षा से भी अधिक आवश्यक है। वह राष्ट्र के भावी निर्माताओं का निर्माण करने में महती भूमिका निभाती है। किंतु मनु जैसे स्मृतिकारों ने नारी को मूक पशु की तरह रखने के लिए उन्हें शिक्षा से वंचित रखने की राष्ट्रघाती नीति अपनाई थी। मैं समझती हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर जो क्या बोलते हैं स्त्री प्रगति को समाज की प्रगति का मापदंड मानते हैं, वह स्त्री सभा को एक बार संबोधित करते हुए कहा था कि नारी राष्ट्र की निर्मात्री है। राष्ट्र का हर नागरिक उसकी गोद में पलता है। नारी को जागृत किए बिना राष्ट्र का विकास असंभव है। उन्होंने स्त्री को शिक्षा दिलाने और राष्ट्रीय उन्नति में भागीदारी बनाने का आह्वान किया था। बाबा साहेब ने एक नलिंद कॉलेज है औरंगाबाद में खुलवाया था, जिसमें उनको लगा कि जो 4 छात्राएं हैं उनको पढ़ना बहुत जरूरी है, वह चाहे कॉलेज चाहे जैसा भी हो, चाहे जिस अवस्था में हो। उन्होंने वह कॉलेज जो है वो 4 छात्राओं के लिए खुलवाया था। मुझे लगा कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था उन्होंने। दूसरी बात यह है कि 28 जुलाई 1928 को बम्बई विधान परिषद में कामकाजी महिलाओं के लिए उन्होंने प्रसूति अवकाश जो मैटरनिटी लीव होती है उसके बिल को बनाते समय उन्होंने जो विचार व्यक्त किए थे और विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि महिलाओं को प्रसूति अवकाश प्रदान करना राष्ट्रीय हित में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्र की निर्मात्री को प्रसूतावस्था में विश्राम देने और उसे सुनिश्चित करने का दायित्व सरकार का है। बाबा साहब जो है वो बाबा साहब के इन विचारों से उस समय जो सदन था वो बहुत ही प्रभावित हुआ और इसको पास कराया। स्त्री मुक्ति के वाहक अंबेडकर ने स्वतंत्रता, समानता और स्वाभिमान से जीवन जीने के लिए स्त्रियों को एक दो मूल मंत्र देते हैं। मैं समझती हूँ एक जो वह खुद बुद्ध से लिख लिए थे कि अत्त दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। दूसरा उन्होंने जो एक नारा दिया था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मुझे लगता है कि स्त्री मुक्ति के जो रास्ते हैं, जो स्त्री मुक्ति की जो बातें हैं वह इन्हीं 2 मूल मंत्रों के अंतर्गत ही निहित हैं। अगर हम यह 2 चीजें कर लेंगे तो हमारी मुक्ति निश्चित है और हम इस समाज को प्रगति की ओर बढ़ा सकते हैं।